हर्षवर्धन साहब हंसे थे रमेश जिदौड़ी साहब के स्टेटमेंट पे जो पार्लियामेंट के अंदर दिया गया था, उनका भी टिकट काट दिया। अगर आपने कुछ अपशब्द बोले धर्म के आधार पर राजनीति करी तो आगे आने वाले वक्त में आपको टिकट भी नहीं मिलेगा, तो आपको बर्फ में लगा दिया जाएगा। सजा की शुरुआत है। जिन लोगों के टिकट कटे हैं इनके गुनाह इतने अजीम हैं कि खाली टिकट कटना भर उनकी सजा नहीं हो सकती। आपने नफरती चिंटुओं का तो चलिए सफाया कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों के लिए आपके पास में क्या प्रोग्राम है? आपने तो किसी मुसलमान को टिकट भी नहीं दे रहे एमपी का। अपना ये मानना है कि जब कोई चीज़ अच्छी हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ें हमारे वक्त पे नहीं होती, देर सवेर होती हैं। मैं पहले भी बहुत मर्तबा कंपैरिजन करता हूँ जब दोनों पार्टियों का, या कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का, तो बहुत हद तक मुसलमानों की इस हालत की जिम्मेदार, क्योंकि ज़्यादातर वक्त उन्हीं का रहा शासन में, उस वक्त की कांग्रेस को मैं ठहराता हूँ। मैं आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उस वक्त की जो कांग्रेस है, यानी कि उन्होंने उन गलतियों को माना है जो मिसेस गांधी ने की या उनके बाद की सरकारों ने की। तो उन सरकारों ने जो मुसलमानों का दोहन किया, उनको दलितों से निचले स्तर तक पहुंचा दिया, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है गणित की। अब आज के वक्त में आ जाइए, 2014 के बाद से मिस्टर मोदी के कई मरतबा कई तरह के बयान उनके आए। एक बार आया कि साहब सबका साथ सबका विश्वास, एक बार कुछ उनका और आया, और एक बार उनका बयान ये आया कि छल में छेद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, छल में छेद। मैं अक्सर ये सोचा करता था, मैंने एक बार लेटर भी लिखा था, ओपन लेटर था मेरा, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन मेरी उस चीज़ पर हुई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, जब 2014 का इलेक्शन ये जीत गए थे और बॉम्बे में एक मुसलमान लड़के का जो इंजीनियरिंग कर रहा था उसका मर्डर हुआ धर्म के बिना पर, नफरत की बिना पर, कि जी देश इतना मत ना टूट जाए कि वो रिपेरेबल हो जाए लॉस, ऐसा ना होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा उसकी बात करिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब देश को एकता के सूत्र में पिरोने की बात करिए। बहरहाल हमने लगातार ये कोशिश करी है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो देश में धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स ना हो। धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स ना कांग्रेस करे, ना आप पार्टी करे, ना बीजेपी करे, ना कोई करे। देश की पॉलिटिक्स होनी चाहिए देश के संविधान के मुताबिक। जो लोगों के राइट्स हैं, अगर वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जो लोगों के हकूक़ हैं वो लोग अगर उनको हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, या देश की फॉरेन पॉलिसी, देश की डोमेस्टिक पॉलिसी धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। धर्म बिल्कुल अलग का सब्जेक्ट है। हम बड़े ताज्जुब में रहते थे जब पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया रमेश जिदौड़ी ने, जो बहुत ख़तरनाक तरीके से एक बयान दिया हुआ था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कल बयान आया है, हम उसका भी वेलकम करते हैं साथ साथ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पार्लियामेंट के अंदर दिए गई स्पीच भी प्रिविलेज से बाहर रहेगी। जो प्रिविलेज था एमपी को कुछ भी कह दीजिए, चूंकि रमेश जिदौड़ी साहब का बयान पार्लियामेंट के अंदर दिया हुआ था तो एफआईआर नहीं हो सकती थी, लेकिन आज की डेट में उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, जो कल का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बयान आया। बहरहाल ये तो बयान कल आया है, लेकिन मिस्टर मोदी का जो स्टैंड है वो उससे 3-4 दिन 5 दिन पहले ले लिया गया। तो यहाँ पर ये काबिल तारीफ बात है। इस बात को जरा समझने की बात है कि जब रमेश जिदौड़ी ने ये बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, और जो बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से ना देश की रूह के लिए अच्छा था, ना जो देश का जो दुनिया के अंदर एक नाम जाता है उसके लिए अच्छा था, कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके दूसरे मज़हब के लिए, जो दुनिया का मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़े मज़हब में से एक मज़हब है, उसके मानने वालों के लिए इस तरह के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि देश का ही अभिन्न अंग है, मुसलमान देश का अभिन्न अंग है ना, उनके लिए आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो कोई एक्शन उस वक्त नहीं हुआ, तो बड़े ताज्जुब में हम थे कि सर एक्शन नहीं हो रहा। न सिर्फ ये बात, बल्कि जब परवेश वर्मा ने गोली मारे सालों को नारे लगाए थे और लोगों के साथ मिलकर, वो परवेश वर्मा भी उसमें शामिल थे, आप उसको याद कर लीजिए, जब ये नारे दिए गए थे और तमाम तरह की चीज़ें करी गई थी, बाइकाट ऑफ मुस्लिम्स परवेश वर्मा ने चलाया दिल्ली के अंदर, तो लगातार वो नफ़रत की बातें वो करते रहते थे, नफ़रत का पूरा उन्होंने एक सिलसिला चलाया था। तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हम बड़े यहाँ भी बहुत ताज्जुब करते थे कि साहब ये नफ़रत इस तरह से आम कर रखी है इन्होंने, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन तब भी नहीं हुआ जब प्रज्ञा ठाकुर ने
महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं उनके खिलाफ अपशब्द बोले और गोडसे की उन्होंने तारीफ करी, तब मिस्टर मोदी ने उनको डांट दिया, उनको अल्फाज कह दिए, लेकिन उसके अलावा कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तब भी नहीं हुआ जब गिरिराज किशोर जो बिहार से एमपी हैं, उन्होंने लगातार एक तरह से मिशन सा चलाया हुआ मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अब मिस्टर मोदी ने एक ही बार में, एक ही शॉट में इन सबके विकेट गिरा दिए, एक ही शॉट में। यानी इन सबको पार्लियामेंट पहुंचने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी से वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे। तो जो एक अच्छी चीज़ है उसका स्वागत होना चाहिए, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये बात ये रही। दूसरी बात यह है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन उसी वक्त हो जाता तो मेरे ख्याल एक ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता। जैसे आज हम वेलकम करने की हिम्मत रख रहे हैं विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, तब और ज़्यादा शायद हम वेलकम करने की स्थिति में होते। न सिर्फ हम होते बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग होता कि भाई वक्त रहते इन्होंने उस जो डैमेज इन लोगों ने किया है उस डैमेज को उन्होंने अंडन किया, उस डैमेज को उन्होंने भरने का काम किया। लेकिन उस डैमेज को लगातार उसको बढ़ाया गया और बढ़ने दिया गया। तो बीमारी जब एक लाइलाज स्टेज तक पहुंच गई, ना सिर्फ ये बल्कि मोनू मानेसर के खिलाफ भी हरियाणा के अंदर कार्रवाई हुई। जब नू वाले एपिसोड हुआ तो मोनू मानेसर का भी गिरफ्तार नहीं किया गया था और हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जो चीज़ें अच्छी हैं उन चीज़ों को अच्छा कहना चाहिए, यहाँ पर हम स्वागत करते हैं एक बार फिर। लेकिन साथ साथ एक सवाल ये उठाते हैं, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नफरती चिंटुओं का तो चलिए सफाया कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों के लिए आपके पास में क्या प्रोग्राम है? आपने तो एक को किसी मुसलमान को टिकट भी नहीं दे रहे एमपी का। आपने तो एमपी की बात छोड़ी, एमएलए का टिकट किसी मुसलमान को देने को तैयार नहीं है। आपके मंत्रालय में कोई मुसलमान नहीं है। जब आपके मंत्रालय में कोई मुसलमान नहीं होगा, आपके एमपी एमएलए मुसलमान नहीं होंगे, ना राज्यसभा से ना लोकसभा से, तो फिर ये मैसेज दुनिया को क्या जाएगा? आप कैसे कहेंगे कि आप सब 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो यहां पर जब मुसलमान की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब देखिए मुसलमान की बात कर रहे हैं। देखिए मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहां पर ओबीसी हैं, जैसे यहां पर दलित हैं, जैसे यहां पर पंडित हैं, जैसे यहां पर दूसरी जातियां हैं, कुशवाहा हैं, पासवान हैं, बहुत सारी जातियां हैं। यहां पर हर जाति का अपना एक लीडर है, हर जाति के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए, बल्कि इसके SC/STs के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान कर दिया गया कि साहब उनके इतने नंबर के MP जीत के जाएंगे। कांग्रेस ने 1950 में ऑर्डिनेंस ला करके आर्टिकल 341, 342 में मुसलमानों का वो रास्ता बंद कर दिया। तो अगर वो मुसलमानों का रास्ता बंद नहीं हुआ होता तो आज SC/ST सीट से कुछ मुसलमान भी चुन के आते। एक अहम सवाल ये है, इन चीज़ों को जरा एक मिनट के लिए सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन भी लोगों की समझ में ये बात आ जाए, मैं इसलिए बात में कर रहा हूँ, मैं आपका सवाल भी ले लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब मुसलमानों के सारे दरवाजे बंद हैं, मंत्रालय में आप नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं है, असेंबलीज में आप नहीं है, तो कुछ ऐसे इकदाम नहीं होने चाहिए क्या कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक हम डिमांड करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आपकी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर आज तक है, हो सकता है कल भी आप जीत कर आए, तो आप कुछ ऐसे इकदाम करिए ना कि मुसलमान अगर 15% है तो 15% मुसलमान पार्लियामेंट के अंदर चुन करके आए, जितनी जिसकी संख्या है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ही बार काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तमाम दुनिया भर की कंट्रीज में दिया गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं कि उनकी माइनॉरिटीज़ की से पार्लियामेंट के अंदर हो। तो जहां पर विधि का निर्माण होता है, जहां पर कानून का निर्माण होता है, अगर वहां पर मेरी परेशानी तो मैं जानता हूं ना, तो मैं अपनी परेशानी का इलाज करने के लिए अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूं, अपनी बात उठाने के लिए नहीं हूं। देखिए अभी जितने भी MP जाते हैं मुसलमान, जो मुसलमान के तौर पर जाते हैं, वो कांग्रेस के होते हैं, समाजवादी के होते हैं, BSP के होते हैं, या किसी और दूसरी पार्टी के होते हैं। वो मुसलमान MP कहाँ हैं? वो मुसलमान MP कहाँ हैं जो मुसलमानों की बात कर सके, मुसलमानी हकूक की बात कर सके? कि मुसलमानों की नस्ल कुशी कर दी कांग्रेस ने पिछले इतने सारे सालों में, इस देश आज़ाद हुआ है और कोई मुसलमान उसकी बात ही नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि मुसलमान कोई MP वहां पर नहीं होता था, वो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो हमारी डिमांड ये है कि मेरी डिमांड कंप्लीट करनी थी, आपका क्वेश्चन मैं लूंगा। हमारी डिमांड ये है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में खुदारा मुसलमानों के लिए कुछ सोचिए।
आर्टिकल 341 342 में जो एक ऑर्डिनेंस 1950 में कांग्रेस लेके आई थी, उस ऑर्डिनेंस को खत्म करने का काम करिए। तीसरी हमारी जो डिमांड है उन प्राइम मिनिस्टर साहब से वो ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका जो गवर्नेंस होती है वो वक्फ एक्ट 1995 या 2013 के अनुसार होती है। अभी तक भी 1925 में जो हमारे सरदार भाइयों को एक्ट बना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट, उसकी तर्ज पर हमारा वक्फ एक्ट बना दीजिए, वक्फ प्रबंधक कमेटी एक्ट करके कुछ भी उसका नाम करके, ताकि तमाम मुसलमानों को उसमें वोट करने का अधिकार हो, तमाम मुसलमानों को अपनी बॉडी चुनने का अधिकार हो। यकीन मानिए जब वो अधिकार मिल जाएगा तो मुसलमान इस देश को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा, मुसलमान इस देश को बहुत तरक्की कराने का काम करेगा और इसमें किसी हिंदू भाई का नुकसान नहीं होगा। तो हमारी ये 3 डिमांड है उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये आपके माध्यम से मुझे पूरे यकीन है जरूर पहुंचेंगे उनके पास तक। अपना क्वेश्चन बताएं आप। एक अहम सवाल ये है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात कर रही थी और दूसरी तरफ जिस तरीके से भाजपा ने कुछ दिल्ली में और कुछ बाहर जो टिकट काटे हैं, तो क्या ये दबाव की बात है कि उसको काटना पड़ा या फिर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है? देखिए, जो हमने अब तक देखा है 10 साल के शासन में, 10 साल के शासन में अगर हमने जो देखा है उसके मुताबिक मैं कहूं तो मुझे छलावा लगता है सब। टिकट काटने वाली बात मुझे छलावा लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक्शन अगर वक्त पे हो गया होता इन पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ तो शायद छल में छेद वाली बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की सच होती। लेकिन हो सकता है सद्बुद्धि आज आ जाए, हो सकता है अब सद्बुद्धि आई हो, जैसे मैंने आपको सारा एग्जाम्पल दिया कि एक ही शॉट में इन सबके विकेट गिरा दिए हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो हो सकता है आज की डेट में इन्होंने पॉलिटिक्स आगे के लिए निर्धारित कर दी कि साहब अगर आपने कुछ अपशब्द बोले धर्म के आधार पर राजनीति करी तो आगे आने वाले वक्त में आपको टिकट भी नहीं मिलेगा, तो आपको बर्फ में लगा दिया जाएगा। यहां पर एक नाम आपसे छूट गया, हर्षवर्धन साहब हंसे थे रमेश विदुरी साहब के स्टेटमेंट पे पार्लियामेंट के अंदर दिया गया था, उनका भी टिकट काट दिया। तो ये ना एक चीज मुझे ऐसी लगती है आज की डेट में अगर मैं देखूं कि छल में छेद वाली बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही थी, शायद इस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है। क्या इससे मुसलमानों का विश्वास जो है वो जीत पाए हैं या अभी और बहुत कदम उठाने बाकी हैं? देखिए, मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान एन मास वोट देगा बीजेपी को अगर ये 3 डिमांड बीजेपी पूरी कर दे। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, उनकी जितनी संख्या है उसके मुताबिक पार्लियामेंट में उनके चुने हुए लोग वहां पहुंचे, जो किसी दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक ना हो, कि वो अपने पार्टियों की पॉलिसी को आगे निर्धारित ना करें, उसको आगे ना बढ़ाएं, मुसलमानों के हितों की बात करें। और ये असंवैधानिक बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम राइट्स दिए गए हैं। दूसरी जो मैंने आपसे बात कही अभी, आर्टिकल 341 342 में जो मुसलमानों को हटाया कांग्रेस ने 1950 में, उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दे बीजेपी। तीसरी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर वक्फ एक्ट बना दे ताकि तमाम मुसलमान अपनी वक्फ बॉडी का चयन कर सकें, वार्ड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, जैसे सरदार भाइयों का होता है। तो मेरा ख्याल ये है, क्योंकि ग्रीवेंस ही नहीं बचती फिर। भाई आपने धर्म की राजनीति एक तरफ खत्म कर दी, आपने तीनों राइट मुसलमानों को दे दिए, क्या बच गया फिर? बताइए मुसलमानों को और क्या चाहिए? और उसमें किसी हिंदू भाई का नुकसान नहीं होना है। आप जो ये कह रहे हैं कि छल की बात है, सिर्फ दिखावा हो सकता है, ऐसा क्यों लगता है आपको? और क्या आपको नहीं लगता कि जितनी फजीहत इन लोगों ने कराई भाजपा की अपने अपने कर्मों से के द्वारा, क्या ये वो उसी का नतीजा है? और अगर ऐसा है तो इनको टिकट क्यों दिए गए थे जब पहले भी इन लोगों ने गलतियां की थी? तभी मैंने कहा ना कि अब से 4 दिन पहले तक, जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, तो मैसेज साफ था कि आप जितनी मुसलमानों के विरोध में बात करोगे उतनी आपको तरक्की मिलेगी। ये होता भी आया, जितनी गाली बकोगे उतनी आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन 4 दिन पहले जो मैसेज दिया है कि 1-2 का नहीं, जितने भी ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, रमेश विदुड़ी, हर्षवर्धन, परवेश, साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर, इन सबके टिकट एक ही बार में काट दिए गए, यानी इनका पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया और इन सबको मजबूर कर दिया कि आप अब संन्यास लेकर घर बैठिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है सद्बुद्धि आज आ जाए। अगर सद्बुद्धि आज आई है तो भी क्या उसका अपोज करना ज़रूरी है?
वजह तब क्या उसको है? आप मुक्त कारण कंठ से क्या है? प्रशंसा नहीं कर सकते, हम मुक्त कंठ से प्रशंसा कारण नहीं क्या कर है इनके सकते। टिकट काटने की? कारण देखिए, कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण जो अपहरण मुझे लगता है कि मुसलमानों ने, जो मुस्लिम हुकूमतें हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने अपना वो फेस मिस्टर मोदी को दिखाया है, हिंदुस्तान को दिखाया है, जिस फेस को छिपा दिया वेस्टर्न मीडिया ने। वेस्टर्न मीडिया ने मुसलमानों का फेस इस तरह से दिखाया जैसे कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जैसे कि मुसलमान दकियानूसी बातें करते हैं, जैसे कि मुसलमान सर्वधर्म समभाव की बात नहीं कर सकते हैं करते हैं, जैसे कि मुसलमान किसी दूसरे के धर्म को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। लेकिन अभी मुस्लिम हुक्मरानों ने कुछ देशों के वो रुख दिखाया, जैसे यूएई के अंदर मंदिर बनाने के लिए, आलीशान मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी गई। उस वक्त में जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम जिनके अभी नाम लिए हैं एमपीज नफरत फैला रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, एक पूरी मुहिम छेड़ रखी थी, तो उस वक्त में जब ये वाला एक फेस दिखाया गया, एक फेस देखा गया, तो शर्म तो किसी को भी आएगी ना कि यार मुसलमान तो इतने अच्छे होते हैं कि देखिए वहां पर अपनी जगह दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। हमने तो ये सुना था मुसलमान तो दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं करते, जबकि लकुम दीनुकुम वलिय दीन कुरान के अंदर है, बार बार कहते हैं। तो इन सब जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो फॉरेन मुल्क है मुसलमानों की, जो अपने जहाँ पर हुकूमतें हैं, वो सब के सभी तो मुसलमान इनके मिस्टर मोदी के साथ हैं, मिस्टर मोदी उनके साथ हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप गालियाँ बक रहे हो, वो गाली भी तो सोशल मीडिया का ज़माना वहाँ तक जाती हैं, तो क्वेश्चन आता ना निकल के। तो क्या क्या आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के टिकट कटे ये इनके कर्मों का फल है और इनके गुनाहों की सजा है? ये सज़ा की शुरुआत है। जिन लोगों के टिकट कटे हैं इनके गुनाह इतने अजीम हैं कि खाली टिकट कटना भर उनकी सज़ा नहीं हो सकती जब तक कि इस देश के कानून के मुताबिक उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी। अभी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर दी गई स्पीच प्रिविलेज से बाहर रहेगी, उसको भी हम स्टडी करेंगे, और अगर हमें लगा कि हाँ वो उस स्पीच पे भी लागू होगी तो फिर रमेश जुधुड़ी के खिलाफ हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। मिस्टर जो और जितने भी एमपीज हैं, परवेश वर्मा हैं, साध्वी प्रज्ञा हैं, गिरिराज किशोर हैं, हर्षवर्धन हैं, इन लोगों के खिलाफ हम क्रिमिनल केसेस फाइल करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे, अगर लॉ के अंदर हमें ज़रा सा भी उसमें नुक्ता मिला कि हम कर सकते हैं।